Nageswar Pandey, teacher of DV Public School, CCL Giridih. I welcome all of you in BST classes. यह व्यवसाय अध्ययन का क्लास है। 11th के क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर 11th में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। तो व्यावसायिक क्रियाएं क्या है? फर्स्ट चैप्टर में आप लोग व्यवसाय और व्यवसाय की प्रकृति के बारे में पढ़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं, व्यवसाय एक व्यापक शब्द है और उससे रिलेटेड उसका नेचर क्या है व्यवसाय का, उसके बारे में आप लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड चैप्टर में व्यवसायिक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे कि व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो व्यवसायिक क्रियाएं क्या क्या हैं, तो इसको हम लोग वर्गीकरण किए हैं, दो भागों में वर्गीकरण किए हैं, एक इंडस्ट्री उद्योग और दूसरा कॉमर्स वाणिज्य के। तो इंडस्ट्री हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी मतलब प्राथमिक उद्योग, सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक उद्योग और टर्सरी इंडस्ट्री अर्थात तृतीयक उद्योग। और वाणिज्य में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड, व्यापार के बारे में और व्यापार की सहायक क्रिया एक्सिलरी टू ट्रेड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे उद्योग क्या है। उद्योग वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को पक्के माल अथवा विक्रय योग्य माल में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात मानव उपयोग में लाने लायक बनाया जाता है। उसको हम लोग इंडस्ट्री या उद्योग कहते हैं। तो उद्योग के अंतर्गत दो प्रकार के वस्तुओं का निर्माण होता है। एक होता है पूंजीगत वस्तुएं और दूसरा होता है उपभोक्ता वस्तुएं अर्थात उपभोग में लाए जाने वाली वस्तुएं। अब हम लोग उद्योग के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। उद्योग को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री अर्थात प्राथमिक उद्योग, दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री अर्थात गौण उद्योग और तीसरे को हम लोग बोलते हैं टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री, तृतीयक और सेवा उद्योग। अब हम लोग सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री अर्थात निष्कर्षण उद्योग और दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री अर्थात जेनेटिक उद्योग। तो सबसे हम लोग पहले जानते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री या उस उद्योग को कहते हैं जो खनिज पदार्थों को धरती से अर्थात धरती से निकलने वाले खनिज पदार्थ को मानव उपयोग में लाने वाले इंडस्ट्री को वे इंडस्ट्री जो खनिज पदार्थों को धरती के गर्भ से निकाल करके मानव के उपयोग में लाने के लायक बनाता है, उस प्रकार के उद्योग को हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं अर्थात प्राथमिक उद्योग कहते हैं, जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स को प्राप्त करता है और नेचुरल रिसोर्स को प्राप्त करके उसको मानव के उपयोग लायक बनाता है। इस प्रकार के उद्योग को हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री निष्कर्षण उद्योग। इसका डायरेक्ट रिलेशन निष्कर्षण उद्योग उस प्रकार के उद्योग को कहते हैं जो भूगर्भ से, जमीन से, पृथ्वी के गर्भ से नेचुरल रिसोर्सों को जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल प्रोडक्ट और खनिज मिनरल्स को निकालने का काम जो उद्योग करता है, उस प्रकार के उद्योग को हम लोग निष्कर्षण उद्योग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। और जेनेटिक इंडस्ट्री किसको कहते हैं? जेनेटिक उद्योग। तो जेनेटिक उद्योग उस प्रकार के उद्योग को कहते हैं जो उद्योग पशुपालन से रिलेटेड होता है। पशुपालन, इस उद्योग के अंतर्गत मत्स्य पालन, मछली पालन, सुअर पालन और गाय पालन, इस प्रकार के इंडस्ट्री जो पोल्ट्री इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, इस प्रकार के जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को हम लोग जेनेटिक उद्योग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या देखे? जेनेटिक इंडस्ट्री हम लोग देखे कृषि पालन से लेकर के पशुपालन तक की जितनी भी क्रियाएं हैं, सारा क्रियाएं हमारा जेनेटिक उद्योग में आती हैं। मतलब कृषि पालन करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, ये जितनी क्रियाएं हैं सारा जेनेटिक इंडस्ट्री का है, उदाहरण है जेनेटिक उद्योग। अब हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री या गौण उद्योग के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री या उस उद्योग को कहते हैं जिस उद्योग में प्राइमरी उद्योग में उत्पन्न जो वस्तुएं हो चुकी है उन वस्तुओं को लेकर के एक नवीन वस्तुओं का निर्माण करना इस उद्योग का काम है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है।
अर्थात सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो अर्ध निर्मित माल है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो खनिज पदार्थ प्राप्त हुआ है, उन खनिज पदार्थों को लेकर के एक नवीन पदार्थ का निर्माण करना, ये हमारा गौण उद्योग सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम लोग जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री में जैसे हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में जैसे हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में लोहा प्राप्त हुआ खनिज पदार्थ के रूप में, अब उसको लोहे को इस्पात में कन्वर्ट करना, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री निर्माण उद्योग किसको कहते हैं? इस उद्योग के अंतर्गत जो वस्तुएं हमको खनिज पदार्थ जो प्राप्त हुआ है, उन खनिज अर्ध निर्मित खनिज पदार्थों को पूर्ण निर्मित खनिज पदार्थों में निर्मित किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की इंडस्ट्री को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे लोहा खनिज पदार्थ के रूप में प्राप्त हुआ, उसको इस्पात के रूप में कन्वर्ट करना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है। जैसे गन्ना मिला हमको और गन्ना से चीनी में कन्वर्ट करना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है। कपास मिला, कपास से कपड़ा धागा बनाना और कपड़ा का निर्माण करना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम अर्ध निर्मित माल को मशीन के द्वारा पूर्ण निर्मित माल में कन्वर्ट करना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों का आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब विश्लेषणात्मक उद्योग या विश्लेषणात्मक उद्योग क्या है? तो विश्लेषणात्मक उद्योग उस प्रकार के उद्योग को कहते हैं, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री में जो हमारा खनिज पदार्थ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिला, उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को विभिन्न भागों में बांटना। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही जो कच्चा रॉ मटेरियल पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिला, उसी से हमारा डीजल में क्रूड ऑयल जो मिला, उस क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? तो डीजल में, पेट्रोल में और केरोसिन में, इसमें कन्वर्ट करना, ये हमारा काम है। किसका? एनालिटिकल इंडस्ट्री का। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या है? एकत्रीकरण उद्योग क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल, एक कार निर्माण होता है, तो ऐसा कोई मशीन नहीं है कि हम पूरा लोहा का टुकड़ा या टायर को डाल दिए, पूरा कार बन करके निकल के सामने आ जाएगा, या साइकिल बन जाएगा या मोटरसाइकिल बन जाएगा। तो उसको क्या करना है? कुछ पार्ट उसका अलग अलग इंडस्ट्री में तैयार होता है। अब सारे पार्ट्स को एकत्रित करके उसको एक नवीनतम रूप देना। जैसे साइकिल का टायर कहीं बन रहा है, ट्यूब कहीं बन रहा है, उसका हैंडल कहीं बना, ब्रेक कहीं बना, उसी तरह से मोटरसाइकिल का, उसी तरह से कार का अलग अलग पार्ट्स का निर्माण अलग अलग जगहों में, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग उद्योग में होता है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री का काम क्या है? उन सारी चीजों को असेंबल करके एक नए गुड्स का निर्माण करना, ये हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री का काम है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है? असेंबलिंग इंडस्ट्री हो गया। इसके बाद हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रक्रियात्मक उद्योग क्या है? प्रक्रियात्मक उद्योग उस प्रकार के उद्योग करते हैं जैसे एक वस्तु का निर्माण करने में अनेक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे चीनी को बनने में गन्ने से लेकर के उसको गुड़ का निर्माण, उसको अलग से अलग प्रोसेस में बदलना, उस प्रकार के प्रोसेस में बदलने का जो उद्योग उसमें लगा हुआ रहता है, उस प्रकार के उद्योग को हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कॉटन प्राप्त हुआ, हमारा रेशम का धागा प्राप्त हुआ, धागा से कपड़ा तक बनाने में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वो जितने भी प्रोसेस है, वो सारा काम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अर्थात प्रक्रियात्मक उद्योग का काम है। अब हम लोग सिंथेटिक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री उस प्रकार की इंडस्ट्री को कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर के एक नए प्रकार के पदार्थ को बनाया जाता है। जैसे साबुन का निर्माण हुआ, तो इस प्रकार के उद्योग को हम लोग सिंथेटिक इंडस्ट्री या संश्लेषणात्मक उद्योग कहते हैं। अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, रचनात्मक उद्योग के बारे में बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहा जाता है जो दूसरी इंडस्ट्री में प्राप्त पदार्थों को लेकर के एक नए रचनात्मक कार्य में लगाया जाता है, उस प्रकार की इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, ये सब का निर्माण हुआ, ईंट का, सीमेंट का जो निर्माण अलग अलग उद्योगों में हुआ, उन सबों को लेकर के भवन का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, पुल का निर्माण करना और इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री बिल्डिंग्स बनाना, ये हुआ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का कार्य, रचनात्मक उद्योग का कार्य हुआ। अब हम लोग अगर टर्सरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, महत्वपूर्ण, इसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, तृतीय इंडस्ट्री, तृतीय अर्थात सेवा उद्योग के नाम से जानते हैं। इस इंडस्ट्री के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती है जो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। इसके अंतर्गत हम लोगों का ट्रांसपोर्ट,
बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। अर्थात कहने का तात्पर्य है इस इंडस्ट्री का, तृतीय इंडस्ट्री का या सर्विस इंडस्ट्री का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है तृतीय सेवा उद्योग का। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट, यातायात, अर्थात माने कोई भी वस्तु का निर्माण कहीं भी होता है, किसी उद्योग में होता है, लेकिन उसका उपयोग कहीं दूसरी जगह पर होता है, तो उस जगह पर उसके उपयोग को लाने के लिए हमको किसी ट्रांसपोर्ट की सहायता लेना पड़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह जब तक हम मूवमेंट नहीं देंगे, विदाउट मूवमेंट ऑफ द गुड्स, अगर हम गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचा पाएंगे तो वस्तुओं का उपयोग नहीं हो पाएगा और वह निर्मित वस्तु बेकार हो जाएगी। अर्थात इस उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ट्रांसपोर्ट के रूप में, यातायात के रूप में। अर्थात यातायात के ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक वस्तुओं को दूसरे जगहों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह उद्योग, एक टर्सरी उद्योग और सर्विस इंडस्ट्री। इसमें बैंकिंग अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। बैंकिंग में पैसों की कमी को दूर किया जाता है। बैंकिंग के माध्यम से इंडस्ट्री में जितने भी इंडस्ट्री के कार्य होते हैं, सारी इंडस्ट्री को कार्य करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और पैसों की आवश्यकता कैसे दूर किया जाता है? पैसों की आवश्यकताओं को तो बैंकिंग के माध्यम से पैसों की आवश्यकताओं को दूर किया जाता है। तीसरा है इंश्योरेंस, बीमा। अर्थात प्रत्येक वस्तुओं का जो निर्माण होता है या वस्तुओं का जो वितरण होता है, उस सभी जगह उसमें एक रिस्क होता है। उस रिस्क को कवर करने के लिए जो सेवा उपयोग में लाई जाती है वो इंश्योरेंस, अर्थात जोखिमों को कम करने के लिए जो जोखिम होता है, किसी भी कार्य करने में जो जोखिम होता है, उस जोखिम को कम करने के लिए जो उद्योग हमारा हेल्प करता है वो उस उद्योग है सर्विस इंडस्ट्री। और सर्विस इंडस्ट्री के अंतर्गत इंश्योरेंस अर्थात बीमा के माध्यम से हम जोखिम को कम करते हैं, जोखिमों को कम करते हैं। इंडस्ट्री में आने वाले जो जोखिम है, जो रुपये से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो जोखिम है, उस जोखिम को कम करने के लिए हमारा जो काम है वो बीमा हमारा हेल्प करता है। जैसे सपोज हम जो निर्माण के कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में या और कोई उद्योग में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मान लेते हैं, हम लोग एक गुड्स का निर्माण किए और उस गुड्स को हम लोग ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के दौरान उस वस्तु का जल सकता है, चोरी हो सकता है, तो वो जो जोखिम उत्पन्न होगा उस जोखिम को भरपाई करने में बैंक इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब वेयर हाउसिंग, हमारे कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसका उपयोग सालों भर होता है, पूरे देश में सालों भर होता है, लेकिन उसका उत्पादन सालों भर नहीं होता है। जैसे कोई भी अनाज, खनिज पदार्थ, कृषि वाली वस्तुएं हो गई, आम हो गया, एप्पल हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, चावल हो गया, इसका उपयोग वर्षों भर होती है, सारा वर्ष उपयोग होता है, लेकिन इसका उत्पादन सारा वर्ष नहीं होता है। तो इनको क्या कर दिया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है। तो इस स्टोर करने का काम किसका है? भंडारण अर्थात वेयर हाउसिंग का काम है, जहां पर वस्तुओं को स्टोर करके रखा जाता है और जब उपयोग का जरूरत होता है तो वस्तुओं को उपयोग में लाया जाता है। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कोई वस्तुएं जो निर्माण किया जाता है, उन निर्माण की वस्तुओं को मनुष्य तब तक उपयोग नहीं करता है जब तक उसमें उपयोगिता क्रिएट नहीं होती है। और उपयोगिता कैसे क्रिएट करता है? तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? वस्तुओं को सेल करने में, विक्रय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात वस्तुओं को एडवर्टाइजमेंट केवल वस्तुओं को, ऐसा नहीं है कि वस्तुओं को एडवर्टाइज किया जाता है, उसके बारे में बतलाया जाता है, अच्छी चीजों को बतलाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट में वस्तुओं का कैसे उपयोग होगा, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके आधार पर ही लोग वस्तुओं के बारे में जान पाते हैं और वस्तु को उपयोग में लाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग कॉमर्स अर्थात वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाणिज्य, कॉमर्स क्या है। अब लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स आखिर वाणिज्य है क्या? वाणिज्य किसको कहते हैं? व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को हम लोग वाणिज्य करते हैं। अर्थात व्यापार और व्यापार में जितनी भी क्रियाएं सहायता करती है, मतलब व्यापार को हेल्प करने वाली क्रियाएं एक साथ अगर मिल करके तो हम लोग वाणिज्य करते हैं। तो कॉमर्स इक्वल्स टू क्या होता है? कॉमर्स इक्वल्स टू ट्रेड प्लस एक्सोलरी टू ट्रेड। ट्रेड और एक्सोलरी टू ट्रेड मतलब व्यापार को हेल्प करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर उसको सम्मिलित कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, तो उन सारी क्रियाओं को सम्मिलित करके एक साथ मिला करके उन क्रियाओं को हम लोग
ये कॉमर्स बोलते हैं, वाणिज्य बोलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले व्यापार के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। व्यापार क्या है? तो व्यापार क्या है? व्यापार का शाब्दिक अर्थ होता है लेन देन, अर्थात गुड्स का आदान प्रदान करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, खरीदना, बेचना, ये सारी क्रियाएं ट्रेड के अंतर्गत आती है, व्यापार के अंतर्गत आती है। तो व्यापार को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है देशी व्यापार और दूसरा होता है विदेशी व्यापार। तो देशी व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जब व्यापार मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, लेन देन का कार्य जो एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत अर्थात विद इन द कंट्री, हम जिस देश में रहते हैं उसी देश के अंतर्गत किसी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, तो उस प्रकार के लेन देन को, उस प्रकार के व्यापार को हम लोग देशी व्यापार के नाम से जानते हैं, देशी व्यापार करते हैं। वहीं विदेशी व्यापार जब एक देश की सीमाएं दूसरे देश की सीमाओं के साथ भी लेन देन किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, तो इस प्रकार के व्यापार को हम लोग विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। अब देशी व्यापार को अगर हम लोग देखें तो देशी व्यापार को हम लोग दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, एक क्षेत्र के आधार पर और दूसरा क्रय एवं विक्रय के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर कैसे हम लोग व्यापार को बांटेंगे? तो क्षेत्र के आधार पर स्थानीय, राज्य और अंतर्राज्यीय व्यापार। तो क्षेत्र के आधार पर स्थानीय व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जब एक टाउन में, एक शहर में, एक नगर के अंतर्गत जो व्यापार होता है, जैसे छोटा व्यापार, जो छोटे छोटे व्यापार, सब्जी का क्रय विक्रय, दूध का क्रय विक्रय और दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का जब व्यापार एक सीमा के अंतर्गत, एक मोहल्ले के अंतर्गत, एक शहर के अंतर्गत जो व्यापार होता है, उस प्रकार के व्यापार को हम लोग स्थानीय व्यापार या लोकल मार्केट बोलते हैं, लोकल ट्रेड बोलते हैं। दूसरा हम लोग राज्य व्यापार, जब केवल एक शहर के अंतर्गत व्यापार ना होकर के, लेन देन क्रय विक्रय ना होकर के, एक शहर के अंतर्गत पूरे शहर, जैसे हमारा गिरिडीह से व्यापार होगा हमारा रांची से व्यापार धनबाद से लेकर के पाकुड़ और दूसरे जगहों में टाटा, इस सब के अंतर्गत जो एक ही राज्य के अंतर्गत जो प्रकार के व्यापार होगा, उस प्रकार के व्यापार को हम लोग राज्य व्यापार कहेंगे। अर्थात जो व्यापार, जो क्रय विक्रय, जो लेन देन किसी राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो होता है, उस प्रकार के व्यापार को हम लोग राज्य व्यापार करते हैं। अर्थात जब एक राज्य अपने ही शहरों, अन्य शहरों के साथ व्यापार करता है, मतलब एक शहर का व्यापार दूसरे शहर के साथ उसी राज्य के अंतर्गत होता है, तो उस प्रकार के व्यापार को हम लोग राज्य व्यापार करते हैं, स्ट्रीट ट्रेड करते हैं। अगर हम लोग अंतरराज्यीय व्यापार की बात करें तो जब एक राज्य अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्य के साथ भी व्यापार करता है, जैसे झारखंड का व्यापार वेस्ट बंगाल के साथ और महाराष्ट्र के साथ और कोई बिहार के साथ, इस प्रकार के व्यापार को जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार करता है, अर्थात क्रय विक्रय करता है, जैसे कोई गुड्स इस राज्य में ज्यादा हो रहा है लेकिन दूसरे राज्य में हम लोग एक्सपोर्ट करना है और दूसरे राज्य से किसी गुड्स को इंपोर्ट करना है, तो इस प्रकार के व्यापार को हम लोग अंतरराज्यीय व्यापार कहते हैं। अब हम लोग अगर आते हैं क्रय एवं विक्रय के आधार पर, तो इसमें दो प्रकार के व्यापार होते हैं। क्रय विक्रय के आधार पर एक होता है थोक व्यापार और दूसरा होता है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार उस प्रकार के व्यापार को कहते हैं जब एक मुश्त में कोई गुड्स को खरीद लिया जाता है और उसका व्यापार किया जाता है, मतलब एक ही प्रकार के गुड्स को बहुत अधिक मात्रा में खरीदा जाता है, तो उस प्रकार के व्यापार को हम लोग थोक व्यापार कहते हैं, होलसेल ट्रेड कहते हैं। और रिटेल ट्रेड, फुटकर व्यापार किसको कहते हैं? जब गुड्स को कम मात्रा में, थोड़े थोड़े मात्रा में बेचा जाता है, छोटे छोटे दुकानदार जिस प्रकार के व्यापार करते हैं, उस प्रकार के व्यापार को हम लोग फुटकर व्यापार या रिटेल ट्रेड करते हैं। अब हम लोग आते हैं विदेशी व्यापार क्या है, विदेशी फॉरेन ट्रेड क्या है। फॉरेन ट्रेड जब एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत व्यापार न होकर के एक से दूसरे देश की सीमाओं के साथ जब व्यापार किया जाता है, तो उस प्रकार के व्यापार को हम लोग फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आता है आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात। आयात का मतलब इंपोर्ट जब हम कोई दूसरे जगहों से, उस दूसरे देश से किसी सामान को अपने देश में यूज करने के लिए, अपने देश में विक्रय के लिए, अपने देश के लोगों को उपयोग के लिए मंगवाते हैं या
प्राप्त करते हैं, लाते हैं, तो उस प्रकार के व्यापार को हम लोग आयात व्यापार करते हैं। निर्यात व्यापार एक्सपोर्ट जब हमारे यहाँ बहुत अधिक उत्पादन हो रहा है और उस प्रकार की चीजों को हम लोग दूसरे देशों में भेज रहे हैं, तो उस प्रकार के व्यापार को दूसरे देशों में भेज रहे हैं, दूसरे देशों के लोगों की पूर्ति के लिए भेजा जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है, तो उस प्रकार के व्यापार को हम लोग निर्यात व्यापार करते हैं। और पुनः निर्यात व्यापार किसको करते हैं? तो पुनः निर्यात व्यापार हम किसी दूसरे देश से गुड्स को मंगाते हैं, अपने यूज के लिए नहीं, बल्कि हम अपने बंदरगाह को इसलिए यूज करते हैं, किसी दूसरे देश का गुड्स हमारे बंदरगाह में आता है और वहीं से फिर दूसरे देश को निर्यात कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के व्यापार को हम लोग पुनः निर्यात व्यापार कहा जाता है। अर्थात जब कोई व्यापार दूसरे देश से मंगा करके कोई और तीसरे देश को भेजा जाता है, तो उस प्रकार के व्यापार को हम लोग पुनः निर्यात व्यापार कहा जाता है। अब हम लोग एक्सोरेटिव ट्रेड अर्थात व्यापार की सहायक क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। अर्थात व्यापार में कितने प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है और उनका समाधान कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉमर्स में हम लोग जानेंगे कॉमर्स का क्या होता है, ट्रेड प्लस एक्सोरेटिव ट्रेड, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को एक साथ मिला करके वाणिज्य कहा जाता है, कॉमर्स कहा जाता है। तो हम लोग वाणिज्य के बारे में, ट्रेड के बारे में हम लोग समझ चुके, ट्रेड के प्रकार के बारे में हम लोग समझ चुके, जान चुके ट्रेड क्या है, ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जर्वेटिव ट्रेड क्या है, व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या है। तो व्यापार में बाधाएं क्या क्या बाधाएं व्यापार में आती हैं, हिंड्रांसेस क्या क्या है और उन हिंड्रांसेस को कैसे वाणिज्य कॉमर्स दूर करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बाधाएं क्या क्या आती है? पहला व्यक्तियों संबंधी बाधाएं आती है, अर्थात व्यक्तिगत संबंधी बाधाएं आती है। जब व्यापार किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसके क्रय विक्रय करने में व्यक्तिगत संबंधी बाधाएं आती है और उन बाधाओं को कॉमर्स कैसे दूर करता है? तो मध्यस्थता करके, मिडिल मैन की भूमिका निर्वहन करके, मिडिल मैन के द्वारा उन बाधाओं को दूर किया जाता है। जब एक देश दूसरे देश के साथ या एक राज्य दूसरे राज्य के साथ या एक शहर दूसरे शहर के साथ कोई व्यापार करता है और उन व्यापार करने के दौरान अगर उनके बीच में व्यक्तिगत संबंधी बाधाएं आती है, तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए मध्यस्थता की जरूरत होती है और मिडिल मैन की जरूरत होती है और मध्यस्थता के द्वारा उन समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन किया जाता है। मतलब व्यक्तिगत संबंधी बाधाएं जो हैं वो बाधाएं मध्यस्थता के आधार पर मध्यस्थता करके उन बाधाओं को दूर किया जाता है। सपोज एक देश का दूसरे देश के साथ अगर व्यापार हो रहा है, तो वहां मध्यस्थता मिडिलमैन का रूप में कौन काम करता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है। इस प्रकार से जो भी बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को, व्यक्ति संबंधित जो बाधाएं होती है, उन बाधाओं को मध्यस्थता के आधार पर दूर किया जाता है। दूसरी जो बाधाएं आती है व्यापार में, वो है समय संबंधी बाधाएं। समय संबंधी बाधाएं का तात्पर्य है उन बाधाओं का, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, किसी भी चीज का उत्पादन वर्ष में एक बार होता है, तो लेकिन उसका उपयोग सालों भर और हर एक जगह पर उसका डिमांड सालों भर होता है। तो उन प्रकार के बाधाओं को, जैसे आलू का उत्पादन वर्ष में एक बार हुआ, चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन और फलों का उत्पादन वर्ष में एक बार होता है, लेकिन उसका डिमांड सालों भर होता है और उन सालों भर डिमांड को पूरा करने के लिए जो बाधाएं होती है, कैसे उन डिमांड को पूरा किया जाएगा, उसका पूरा करने के लिए हमारा भंडार गृह है, वेयर हाउसिंग है। अर्थात वेयर हाउसिंग में क्या किया जाता है? उन चीजों को स्टोर करके रखा जाता है और जो चीजें जो बेमौसमी चीजें हैं और जब उसकी जरूरत होती है तो उसको हम लोग भंडार गृह से निकाल करके उसका उपयोग में ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज करके उसका उपयोग में हम लोग ला सकते हैं। तो भंडार गृह के आधार पर हम समय संबंधी बाधाएं को दूर कर सकते हैं। तो समय संबंधी बाधाएं क्या बताएं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन साल में, वर्ष में एक बार होता है या दो बार होता है, लेकिन उसका मांग जो है, उसकी खपत जो है वर्षों सालों भर लगातार चलते रहती है, तो उस बाधाओं को दूर कौन करता है? ये बाधा का समाधान कैसे होता है? तो भंडार गृह के आधार पर उन समस्या का समाधान होता है। तीसरी बाधाएं जो है स्थान संबंधी बाधाएं। तो स्थान संबंधी बाधाएं कैसे होती है? जैसे हर एक वस्तु का निर्माण एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर नहीं होता है, या कोई भी देश अपने आप में इतना सक्षम नहीं है कि हर एक वस्तु को बना दे, लेकिन उसका उपयोग तो करता है। तो उपयोग कैसे ये बाधाएं जो आती है कि वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है लेकिन उपयोग तो हो रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट की समस्या का समाधान कैसे होता है? परिवहन एवं संदेश वाहन कम्युनिकेशन के आधार पर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के आधार पर इन समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे कोई वस्तु किसी दूसरे देश में निर्माण हो रहा है लेकिन उसका उपयोग हमारे यहाँ हो रहा है,
तो ये समस्या जो हो रही है, इसका समस्या का समाधान क्या है? ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम लोग दूसरे जगह एक सामान को दूसरे जगह भेजते हैं या दूसरे जगह से सामानों को मंगवाते हैं। ये समस्या जो स्थान संबंधित समस्या है, वो समस्या परिवहन और संदेश वाहन के द्वारा दूर किया जाता है। अब है जो चौथी बाधाएं हैं, व्यापार में चौथी बाधाएं जो है, तो चौथी बाधाएं क्या है? वित्त संबंधी बाधाएं। व्यापार जब किया जाता है तो उसमें पैसे की जरूरत होती है और पैसा के बिना कोई व्यापार संभव नहीं हो पाता है। तो हर एक व्यापारी को पैसा चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में पैसा चाहिए। तो ये पैसे संबंधी वित्त संबंधी बाधाएं कैसे दूर होता है? तो इसका समाधान बैंकिंग के माध्यम से, कॉमर्स में बैंकिंग के माध्यम से समस्या का लोन के रूप में और दूसरे प्रकार के क्रेडिट दे करके इस समस्या का समाधान किया जाता है, वित्त संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। वही जब व्यापार होता है तो उसमें एक प्रकार के और बाधाएं उत्पन्न होती है, वह बाधा है जोखिम संबंधी बाधाएं। जोखिम संबंधी बाधाएं का मतलब है, अगर हम गुड्स को उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या किसी दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो बहुत प्रकार की बाधाएं आती है। जैसे मान लीजिए हम किसी गुड्स का उत्पादन कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हमारा उद्योग में आग लग सकता है। अगर हम कोई एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हैं तो चोरी होने का डर है या वो नष्ट होने का डर है। इन समस्याओं का समाधान बीमा के माध्यम से किया जाता है, इंश्योरेंस के माध्यम से जोखिम संबंधित समस्याओं को भी कम किया जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कॉमर्स व्यापार में जो भी बाधाएं आती है, उन बाधाओं को कैसे समाधान करता है। तो जोखिम संबंधी जो समस्या है, संबंधित जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं बीमा के माध्यम से पूरा होता है। सूचना संबंधी बाधाएं, सूचना संबंधी बाधाएं मतलब किसी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में, सूचना के अभाव में वो वस्तु का उपयोग नहीं हो पा रहा है या वस्तु का विक्रय नहीं हो पा रहा है, वस्तुओं को लोग जान नहीं पा रहे हैं कि कौन सी वस्तु है, उसका क्या यूजेज है। तो वह बाधाएं भी विज्ञापन के माध्यम से दूर किया जाता है। आज का दौर में विज्ञापन का दौर कहा जाता है। विज्ञापन आज के दौर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वस्तुओं का ये सूचना प्रदान करना कि कौन सा वस्तु का क्या यूजेज है, किस प्रकार से वस्तु का उपयोग में लाया जाए, ये किसके माध्यम से होता है? तो विज्ञापन के माध्यम से होता है। इस प्रकार हम लोग देखिए कि कैसे हम लोग व्यापार में जो भी बाधाएं आती है, उन बाधाओं को कैसे हम लोग दूर करते हैं, दूर किया जा सकता है। तो व्यापार में 6 प्रकार की बाधाएं आती है। कौन कौन बाधाएं आती है? व्यक्तिगत संबंधी बाधाएं आती है, समय संबंधी बाधाएं आती है, स्थान संबंधी बाधाएं आती है, वित्त संबंधी बाधाएं आती है, जोखिम संबंधी बाधाएं आती है और सूचना संबंधी बाधाएं आती है। तो इन बाधाओं को मध्यस्थता, भंडारण, परिवहन, संदेश वाहन, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन के आधार पर हम लोग उन बाधाओं को दूर करते हैं। तो कॉमर्स क्या हुआ? ट्रेड प्लस एक्सोलेटरी ट्रेड। ट्रेड के बारे में लोग समझे और एक्सोलेटरी ट्रेड मतलब किस तरह से व्यापार में सहायता करता है कॉमर्स। तो इन बाधाओं को दूर करने में कॉमर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉमर्स को हम लोग क्या करते हैं? ट्रेड प्लस एक्सोलेटरी ट्रेड मतलब वाणिज्य प्लस को क्या होता है? व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब हम लोग व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग में अंतर देखेंगे। क्या क्या अंतर है व्यापार में, वाणिज्य में और उद्योग में, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका अंतर को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए? अंतर का आधार लिए, व्यापार लिए, वाणिज्य लिए, उद्योग लिए, अर्थात 4 वर्गों में बांट दिए। पहला में लिखे अंतर का आधार, दूसरा में लिखे व्यापार, तीसरा में वाणिज्य और चौथा में उद्योग। तो अंतर के आधार में सबसे पहले अर्थ। तो व्यापार का अर्थ, जैसे कि हम लोग व्यापार बता चुके, व्यापार का अर्थ क्या है? तो वस्तुओं के क्रय विक्रय से लगाया जाता है। व्यापार से तात्पर्य वस्तुओं के क्रय विक्रय से लगाया जाता है। ये हम लोग बात कर चुके, जब व्यापार के बारे में हम लोग पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो हम लोग बताए कि व्यापार क्या है? तो व्यापार का अर्थ है, आशय है वस्तुओं का क्रय विक्रय। वाणिज्य क्या है? तो वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं का समावेश होता है जो माल को उसकी उत्पत्ति के स्थान से उपभोग के स्थान तक ले जाने हेतु उत्पन्न बाधाओं को दूर करने से संबंधित होते हैं। वाणिज्य को हम लोग बता भी चुके हैं। वाणिज्य प्लस तो क्या होता है? व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं, अर्थात व्यापार को वस्तु को उत्पादन से लेकर के वस्तु को उपभोग तक पहुंचाने के लिए जितनी भी बाधाएं होती हैं उनको दूर करना ही वाणिज्य है। उद्योग क्या है? तो उन समस्त क्रियाओं से लगाया जाता है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है, वो उद्योग होता है। उद्योग के बारे में हम डिस्कस किए, कितने प्रकार के उद्योग होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उद्देश्य,
उद्देश्य क्या है? तो व्यापार का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। और वाणिज्य का उद्देश्य क्या है? तो व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना, ये वाणिज्य का उद्देश्य है। और उद्योग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है न्यूनतम लागत पर वस्तुओं का निर्माण करना, इसका उद्देश्य है। अगर हम प्रकृति और नेचर के बारे में बात करें तो व्यापार अत्यंत सरल प्रकार का होता है, वाणिज्य व्यापार से थोड़ा जटिल है। वाणिज्य की प्रकृति व्यापार से थोड़ा जटिल होता है और उद्योग की प्रकृति सबसे ज्यादा जटिल होती है। वहीं हम जोखिम पर, इसके जोखिम पर प्रभाव डालें तो व्यापार में इसमें जोखिम नीत होता है, मतलब जोखिम होता है व्यापार में। वाणिज्य में जोखिम कम जोखिम रहता है। व्यापार के अगर कंपैरिजन करें, व्यापार से कंपैरिजन करें वाणिज्य में तो कम जोखिम रहता है, और उद्योग में सबसे अधिक जोखिम रहता है। अब इस अध्याय से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, और वह आपका ग्रे टाइम रहेगा, उसको ध्यान से कॉपी में आपका नोटबुक में लिखना है, ताकि आपके परीक्षा में आपको तैयारी में हेल्प मिले, आप परीक्षा के समय उसको रिवीजन कर सके, तैयार कर सके अपने नोट को। तो ध्यान दीजिए गृह कार्य पर अपना प्रश्न के ऊपर इस चैप्टर से रिलेटेड, इस अध्याय से रिलेटेड पहला प्रश्न है, व्यावसायिक क्रियाकलापों को आप कैसे वर्गीकृत करेंगे? हम डायग्राम से बना कर दिखाए हैं, उसको बतलाना है आप लोग कैसे वर्गीकृत करेंगे, इसको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्यापार कितने प्रकार का होता है? व्यापार कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में लिखना है डिटेल्स में। तीसरा है, उद्योग से क्या आशय है, मतलब उद्योग का डेफिनेशन देना है, उद्योग के बारे में लिखना है। चौथा, वाणिज्य क्या है, वाणिज्य का डेफिनेशन लिखना है, अथवा वाणिज्य की परिभाषा दें, दोनों एक ही बात है। पांचवा प्रश्न जो है वो हम लोग का है, व्यापार के किन्हीं 4 सहायक तत्वों का वर्णन करें। व्यापार के किन्हीं 4 सहायक तत्वों का वर्णन करें। याद कीजिए व्यापार के कौन कौन से सहायक तत्व हैं, हम लोग वर्णन कर चुके हैं। उद्योग के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उद्योग के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोगों को लिखना है, उसके बारे में डिस्कस करना है। और सातवां है, भारत में उद्योग वाणिज्य व्यापार का क्या महत्व है, इसको एक्सप्लेन करना है, अपने शब्दों में लिखना है कि भारत में उद्योग वाणिज्य और व्यापार का क्या महत्व है। 8वें प्रश्न पर हम लोगों को, अगर हम लोग आते हैं 8वें प्रश्न पर, तो व्यावसायिक उपकरण की विशेषताओं को बताइए। व्यावसायिक उपकरण की विशेषता क्या है, उसके बारे में लिखना है। 9वें प्रश्न क्या है, वाणिज्य को उद्योग और दूसरी व्यावसायिक क्रियाओं की रीढ़ क्यों माना जाता है, कि कॉमर्स को क्यों हम उद्योग और दूसरी जो भी व्यावसायिक क्रियाएं हैं उसकी रीढ़ क्यों मानते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है वाणिज्य। तो हम लोग जानते हैं कि वाणिज्य किस तरह से व्यापार में हेल्प करता है, उसकी सहायक क्रियाएं क्या क्या, उसके कैसे समाधान किया जाता है, इसके बारे में लिखना है, इसको डिटेल्स में लिखना है। और 10वां प्रश्न है, व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग में अंतर कीजिए। हम 4 अंतर से आप लोग को बताएं, व्यापार वाणिज्य और उद्योग में क्या अंतर, 4 अंतर दिए और बहुत सारा अंतर है, अपना नोटबुक में लिख लीजिएगा वो सारा अंतर। और लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इस इतना क्वेश्चंस करने के बाद आप देखेंगे, अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे तो देखेंगे कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये चैप्टर व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, ये चैप्टर आपका पूरा नोट्स तैयार हो चुका रहेगा और आप पूरा चैप्टर को आराम से लिख सकेंगे। ये 11 क्वेश्चंस को इस प्रकार बनाया गया है कि इतना के अंदर अगर ये सब क्वेश्चन, सब प्रश्न तैयार कर लेते हैं अपने नोटबुक में, तो जो भी प्रश्न आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। अब आने वाले क्लासेस में और जो चैप्टर हैं बिजनेस स्टडी के क्लास 11 के, उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर में रहना है, अच्छा से नोट्स तैयार करना है और मन लगा करके पढ़ना है। धन्यवाद।